हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का विषय केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, इसी चैप्टर का ये जो वीडियो है पार्ट 3 है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अन्यथा आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दूं, हम जो है केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए भारती भवन यानी कि साइंस पढ़ाने के लिए हम भारती भवन बुक का फॉलो करते हैं। चलिए जान लेते हैं भारती भवन और एनसीईआरटी में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, भारती भवन और एनसीईआरटी में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। केवल मान सकता हूँ कि चैप्टर का केवल डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे इसमें दिया है एनसीईआरटी में दिया है जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में दिया है जैव प्रक्रम। जबकि यही बात करें हम भारती भवन में तो वह जैव प्रक्रम पोषण यानी जैव प्रक्रम का पहला पार्ट पोषण यानी कि हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम 4 प्रकार का होता है, वह उसी में का पहला पार्ट पोषण समझा रहा है। पहला चैप्टर है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैव प्रक्रम दिया यानी कि जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। इसी में एनसीईआरटी में सारा एक ही में दे दिया जैव प्रक्रम के अंतर्गत। जबकि भारती भवन में आपका पहला दिया है पोषण, दूसरे चैप्टर में दिया है श्वसन और थर्ड चैप्टर में दिया है परिवहन और फोर्थ चैप्टर में दिया है उत्सर्जन। यानी ये चारों चैप्टर को अलग अलग चैप्टर वाइज दिया है, चारों इन टॉपिक्स को। लेकिन जबकि एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये टॉपिक वाइज दिया है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे है, इसमें है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग भौतिकी में पहला यहाँ पे दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये दोनों एक ही में दिया, जबकि भारती भवन में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो इतना ही डिफरेंस है, समझाने का तरीका भी सेम है। लेकिन भारती भवन में एक चैप्टर वाइज दिया है टॉपिक को, और जो आप एनसीईआरटी में आते हैं तो टॉपिक वाइज दिया है। तो चलिए इसमें जान लेते हैं किस चैप्टर से लेकर के किस चैप्टर का तक हमारा जो है केमिस्ट्री, और किस चैप्टर से लेकर किस चैप्टर तक बायोलॉजी, और किस चैप्टर से लेकर के किस चैप्टर तक हमारा जो है फिजिक्स है। तो देखिएगा, ये है हमारा पूरा एनसीईआरटी का ये जो विषय सूची है, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं लोग। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक हमारा जो है केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है। वही बात करें चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 9 तक हमारा बायोलॉजी जीव विज्ञान है। चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 14 तक हमारा फिजिक्स है यानी कि भौतिकी है। अब यहाँ पे देखिएगा, बचा चैप्टर 15 और 16। तो चैप्टर 15 जो है बायोलॉजी का है, ठीक है, और चैप्टर 16 जो है केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंतर्गत है, ठीक है। इन दोनों को भी पढ़ना आवश्यक है, ठीक है। तो ये है हमारा विशेष सूची, ठीक है। तो अब से अगर हम लिखें क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन शास्त्र और अभिक्रिया, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं लोग। देखिएगा, जैसे कि पार्ट 2 में हम लोगों ने रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इन सब के बारे में बात किया था। जैसे कि पार्ट 2 में हमने बात किए थे लोग संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत क्यों नहीं उपयोग करते असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और हमने पढ़ा था लोग कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है। इन सब के बारे में इत्यादि प्रश्न के बारे में और इत्यादि टॉपिक को हम लोगों ने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यानी कि हमारा जो रासायनिक समीकरण है इससे क्या सूचनाएं प्राप्त होती है ये हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसको तो हमने पार्ट 1 में बताया ही है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, ये देखिएगा हाइड्रोजन, समझिएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो ये देखिएगा, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसी को जब हम लोग संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से निरूपित करते हैं तो यह समीकरण कहलाता है। H2 प्लस ये हो गया O2, ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। लेकिन देखिएगा, ये संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए हमने इसको संतुलित कर दिया, ये हमारा हो गया
ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक, ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और इसी को हमने रासायनिक समीकरण, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में काफी अंतर होता है। यही ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ये है हमारा रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षेप में इसकी परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम लोग समझने वाले हैं कि इस रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, हमें क्या क्या ज्ञान मिलती है, सूचना मिलती है। ये हमारा रासायनिक समीकरण, इससे हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। लोग देखिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें पहला है यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। क्या देता है? अभिकारक जो होता है और प्रतिफल जो होता है, इनके संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसमें ये है अभिकारक, ये सॉरी देखिएगा, ये वाला कलर चेंज कर लेते। देखिए, ये वाला है अभिकारक, इस साइड वाला क्या अभिकारक, और इस साइड वाला है हमारा प्रतिफल। तो यह देखेंगे तो यह अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्र बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के यहाँ पे संकेत बता रहे हैं H2, ऑक्सीजन का संकेत बता रहा है O2, और यहाँ पे जल का सूत्र बता रहा है 2H2। ठीक है, तो ये है हमारा जो रासायनिक समीकरण होता है, वो हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी देता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण हमें क्या बताता है? तो रासायनिक समीकरण हमें यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यानी हमारा जो रासायनिक समीकरण होता है, यह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसी को हम लोग ले लेते हैं। लोग यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको साफ लिख लेते हैं। हमारा है 2H2 प्लस O2 बनाता है 2H2। देखिएगा, इसमें कौन सा भाग ले रहा है? तो देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भाग ले रहा है और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। इसके आगे कोई भी संख्या लग जाए, हाइड्रोजन किसी भी संकेत या सूत्र के आगे कोई भी गुणांक लग जाए, उससे उसका जो मान होता है वो बदलता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन के आगे 2 लग गया तो ये हाइड्रोजन ही कहलाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में भाग ले रहा है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? तो 2H2 यानी कि जल बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना तो हो गया क्लियर। अब देखिए, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, थर्ड नंबर देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर करें कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। कौन देता है भाई जानकारी? तो रासायनिक समीकरण जो होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी अभिकारक होते हैं, इसके परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं H2 और Cl2। ठीक है, ये क्या बनाएगा भाई? तो 2HCl बनाता है। ठीक है, तो यह समीकरण है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? तो यह देखिएगा, अभिकारकों के अणु और परमाणुओं की हमें यह जानकारी देता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप थर्ड नंबर भी समझ गए। फोर्थ नंबर देखिएगा, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक जानकारी देता है। यानी कि यह रासायनिक समीकरण जो होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रतिफल निर्मित होता है, जो भी प्रतिफल बनता है, उसके परमाणुओं एवं अणुओं की भी जानकारी यह देता है। जैसे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? 2HCl बनाता है। यहाँ पे ये भी जानकारी दे रहा है कि H की परमाणु कितना है और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, ये भी हमें बताता है। और अणु संख्या कितनी है, ये भी हमें बताता है। परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या भी हमें बताता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहते हैं? तो यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की अनुपात की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण जो होता है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की अनुपात की जानकारी देता है। उम्मीद करता हूं आप अभिकारक और प्रतिफल समझ रहे होंगे। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? प्रतिफल। जैसे यहाँ पे ये बन रहा है तो ये है प्रतिफल, और ये भाग ले रहा है तो ये क्या है? ये दोनों अभिकारक है। ठीक है, तो रासायनिक जो अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की अनुपात भी की जानकारी है कौन? रासायनिक समीकरण। उम्मीद करता हूं आप ये इतना समझ गए होंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। अब 6 नंबर देखिएगा, तो यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान की अनुपात की जानकारी देता है। कौन? तो रासायनिक समीकरण जो होता है, अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों की अनुपात की जानकारी देता है। किसका अनुपात की? द्रव्यमानों की अनुपात की भी जानकारी देता है रासायनिक समीकरण। इतना उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर में समीकरण हमें क्या बताता है? तो यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों
प्रतिफलों की अपेक्षित आयतन की जानकारी देते हैं। यानी गैसीय, जो भी गैसीय अभिकारक होते हैं, यानी गैस की अवस्था में जो भी अभिकारक होता है या फिर गैस की अवस्था में जो भी प्रतिफल होता है, इन दोनों की अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है कौन? रासायनिक समीकरण। उम्मीद करता हूं आप ये इतना समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे समीकरण दिया नाइट्रोजन और यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बना करके ये बनाता है, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा अमोनिया बनाता है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये क्या है? अमोनिया है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे देखेंगे तो परमाणु संख्या कितनी है? देखिएगा, जैसे पहले में हमने देखा तो ये परमाणु, ये देखिएगा परमाणु संख्या 2 है, इसकी कितने है? तो 6 है। कैसे 6 है भाई? देखिएगा, इसके 2 है कि ये देखिएगा ये है 2, परमाणु संख्या 2, इसका गुणांक करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 इसका परमाणु संख्या, और इसकी अणु कितनी है? 2 है, ये 2। अब इसका मोल जो है 1 मोल, इसका कितना मोल है? 3 मोल है, और इसका कितना मोल है? 2 मोल है। यह जो है नाइट्रोजन जो है 28 ग्राम है, हाइड्रोजन कितना है? 6 ग्राम है, और यहाँ पे ये कितना है? 34 ग्राम है। अमोनिया 34 ग्राम है। नाइट्रोजन का आयतन कितना है? 1 आयतन है। इसका आयतन कितना है? हाइड्रोजन का तो 3 आयतन है, और इसका कितना है? तो 2 आयतन है। देखिए इसका STP देखिएगा 22.4 लीटर है, ठीक है। इसका देखिएगा हाइड्रोजन का ये कितना है? 3 × 22 × 4 लीटर, ये देखेंगे सॉरी 0.4 लीटर। अमोनिया कितना है? तो 2 × 22.4 लीटर, ये है आपका। ये सब क्या है? यही आयतन, ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है यह समझ गए होंगे, ठीक है। क्या क्या रासायनिक समीकरण हमें जानकारी देते हैं, क्या क्या उससे हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। टोटल हमने इससे रिलेटेड 7 सूचनाएं देखी जो कि रासायनिक समीकरण हमें बताता है, ठीक है। कितने सूचना बताता है? 7 सूचना बताता है। उम्मीद करता हूँ कि आप यह समझ गए होंगे कितनी सूचना बताता है, और उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, उसको तो हमने देख लिया रासायनिक समीकरण हमें क्या सूचना बताता है, लेकिन रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। देखिएगा, हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमें कुछ लाभ मिलता है, यानी कि ऊर्जा हमें मिलता है, इसलिए हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण को क्यों हम उपयोग करें, इससे हमें फायदा क्या है? तो रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या होता है, क्यों हम इसको उपयोग करें, क्यों? आखिर में कोई फायदा होना चाहिए। तो इससे क्या फायदा है, इसका हम लोग उपयोग करते हैं, और इससे क्या फायदा है ये हम लोग देखेंगे लोग। तो टोटली 3 फायदा हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है। ये तीनों को देख लेते हैं लोग, ठीक है। चलिए देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसका समीकरण के रूप में लिखना आसान होता है। निरूपण यानी कि लिखना कर सकते हैं, या फिर इसको दर्शाना कर सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण जो होता है काफी आसान होता है। इससे समय की भी बचत होती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते समय की भी बचत होती है, और लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी कागज पर आप लिखते हैं, पहला तो यह समय बचाता है, और कागज पर जितना कम भी स्थान लगता है, कितना कम स्थान लगता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक अभिक्रिया ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन लिखेंगे इतना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। क्या बनाएगा भाई? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिएगा, ये है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। इसको देखेंगे तो कितना समय लगा, कितना जगह भी छेका हुआ है यह समीकरण, यह अभिक्रिया। अब देखिएगा, इसको हम लोग देखेंगे। हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। क्लोरीन को Cl2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? Cl2। अब यहाँ देखिएगा, ये क्या बनाएगा? 2HCl बना लिया। तो ये देखिए, इसको लिखने में कम समय लगा। इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में जब हम लिखते हैं तो समय भी कम लगा। देखेंगे तो लिखने में भी आसानी हुई, लिखने में भी हमें क्या हो गई? आसानी हो गई। और इसका हमें देखेंगे तो लिखने में भी आसानी हुई, और यहाँ पे कम स्थान भी ले रहा है। तो ये इसका अनेक फायदा होता है। इसलिए पहला फायदा हमने देख लिया, पहला लाभ हमने देख लिया। दूसरा लाभ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लाभ के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सेकेंड लाभ देखिएगा, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा का निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। यानी कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, की जा सकती है। किसकी सहायता से? रासायनिक समीकरण की सहायता से। तो ये हमारी दूसरी लाभ हो गई, ठीक है। थर्ड लाभ देखते हैं। देखिएगा, थर्ड लाभ क्या कहते हैं? तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक
संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती है। कह रहे कि इस पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। तो अतः जो वैज्ञानिक होते हैं, रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ भी जानकारी जुटानी होती है तो हमारे वैज्ञानिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे समझिएगा, हमारे इस कार्य के संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के, यानी कि भारत में हाइड्रोजन गैस के लिए H का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, H2 का। वही अन्य देशों में अगर यूके में जाएंगे तभी भी H2 ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि संपूर्ण विश्व में रासायनिक संकेत का एक ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ले लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N भारत में भी प्रयोग किया जाता है, अन्य देशों में भी N ही प्रयोग किया जाता है। अतः हमारे रासायनिक समीकरण के से जुड़े कोई भी जानकारी अगर हमारे वैज्ञानिकों को जुटानी पड़ती है तो कोई भी कठिनाइयाँ उनको झेलनी नहीं पड़ती। ये तीसरा लाभ हो गया। तो ये 3 लाभ होता है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, ठीक है। अब देखते हैं लोग रासायनिक समीकरण की सीमाएं। सीमाएं का और सीमाएं की जगह पर आप कह सकते हैं हानि, ठीक है, हानि। किसी भी चीज़ की कुछ लाभ होती है तो किसी भी चीज़ की कुछ हानि होती है, किसी भी चीज़ की अच्छाई होती है तो किसी भी चीज़ की बुराई भी होती है। अभी हमने रासायनिक समीकरण से लाभ देखा, अब देखते हैं लोग सीमाएं यानी कि हानि। देखिएगा, सबसे पहला जो इसकी बुराई है, पहला है रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाता। यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है यह हमें नहीं बताता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाता है। रासायनिक समीकरण जो होता है अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं दे पाता है। भौतिक अवस्था यानी कि रासायनिक समीकरण यह नहीं बताता है कि अभिकारक जो है ठोस है कि द्रव है कि गैस है, यह हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। और यह भी नहीं बताता है कि प्रतिफल ठोस है, द्रव है कि गैस है, यह हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। ये रही पहली इसकी सीमाएं। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड क्या कहता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिएगा, ये छोड़िए, रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है हमें यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, ठीक है। अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी, यह हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। दूसरी रही इसकी सीमाएं। थर्ड नंबर देख लेते हैं लोग। थर्ड नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर कहता है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है हमें यह नहीं बताता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में हो रहा है। यानी कि रासायनिक समीकरण से हमें यह नहीं पता चलता है कि अभिक्रिया जो होता है किन दशा में हो रहा है। दशा यानी कि दाब पर हो रहा है, कि ताप पर हो रहा है, कि सांद्रण पर हो रहा है, कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है। यह इस रासायनिक समीकरण से हमें यह पता नहीं चलता है। अभी इन सारी कठिनाइयों को दूर करने को हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, ठीक है, ये हम लोग सब जानेंगे लोग, ठीक है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं लोग। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, वेग के जुड़े कोई भी जानकारी हमें नहीं देता है। कौन, रासायनिक समीकरण। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या नई जानकारी देता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है परंतु रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है विस्फोट से होती है, फूटने से होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण इससे हमें यह जानकारी नहीं देता है। 5 नंबर इसकी सीमा। 6 नंबर देख लेते हैं। समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राएं खर्च हुई है तथा प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है हमें यह भी नहीं बताता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्राओं का खर्च हुआ, ठीक है, यह हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता। और प्रतिफल की कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ, यह हमें रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। ये रहा 6 नंबर इसकी सीमा है, ठीक है, यानी कि इसकी हानि। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, यानी कि सीमा देखें, यानी कि किसी भी चीज़ की जो हानि, किसी भी चीज़ की बुराई होती है तो उस बुराई को अच्छाई में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी मशीन हो गया, अगर मशीन में कुछ खराबी होती है तो उसको हम लोग फिर से रिपेयर कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं और उसको अच्छाई में ला सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको यानी कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, सीमाएं देखें तो अब देखते हैं लोग अधिक उपयोगी बनाना। तो ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी रासायनिक समीकरण की जिस सीमाएं होती है इसको दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि रासायनिक समीकरण की सीमाओं को दूर करने के लिए हमें इस समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। जिसमें पहला देख लेते हैं,
अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है हमें यह नहीं बताता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों सूत्रों के ठीक आगे कोष्ठक में ठोस के लिए एस, द्रव के लिए एल एवं गैस के लिए जी लिखकर किया जाता है। इसी प्रकार पदार्थ के जलीय विलयन में जलीय विलयन के लिए ए क्यू अंकित किया जाता है। समझिएगा जरा, जैसे हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिब्स क्या बनाएगा भाई, CaO प्लस CO2। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह ठोस अवस्था में होता है, इसके लिए हम इसके साइड में एस लिखेंगे लोग, वो सेल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी अवस्था में होता है, ठोस होता है। इसके ठोस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, कोष्ठ में एस, इसके आगे लिख देंगे लोग एस। वैसे ही कैल्शियम है यहाँ पे ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस है तो इसके लिए भी हम लोग एस लिखेंगे लोग। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे लोग, जी लिखेंगे लोग। तो वही कह रहा है कि अगर कोई अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए उनके संकेतों एवं सूत्रों के ठीक आगे, ये हमारा सूत्र, इसके ठीक आगे और ये हमारा संकेत इसके ठीक आगे, ठीक है, इसके ठीक आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर ठोस है तो उसके लिए एस लिखते हैं, अगर द्रव है तो उसके लिए एल लिखते हैं। ठीक है, अगर गैस है तो उसके लिए जी लिखते हैं, अगर कोई जलीय विलयन है एक्वा है तो उसके लिए ए क्यू लिखते हैं लोग। ठीक है, अब देखिएगा जैसे इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह क्या है, ठोस है तो यहाँ पे एस लिखा है। बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है तो एस लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है तो यहाँ पे जी लिखा है। ठीक है, दूसरा अभिक्रिया देखिएगा, सेकेंड नंबर, यहाँ पे जिंक जो होता है ठोस होता है तो यहाँ पे एस लिखा है। H2SO4 एक्वा है, जलीय विलयन है तो यहाँ पे AQ लिखा है। ZnSO4 ये भी जलीय विलयन है तो यहाँ पे AQ लिखा है। कोष मतलब सूत्र या संकेत के ठीक बाद में लिखा जाता है, ठीक आगे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे क्या लिखा है, जी लिखा है। H2 क्या है, गैस है तो उसके लिए जी लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ होंगे। सेकेंड नंबर देखते हैं लोग, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है ऊष्माशोषी है तो ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी हमें कैसे होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्सर्जित ऊष्मा होता है या फिर अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हमें किसके होती है, तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उसके लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो उसके लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। देखिएगा, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन यह बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है, इसके लिए हम लोग दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा है। ठीक है, जैसे दूसरा समीकरण देख ले, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है 2NO। ठीक है, तो ये जो है अभिक्रिया यह ऊष्माशोषी है तो यहाँ पे बाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा है। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो प्रतिफल में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं लोग। थर्ड नंबर है गैस की उत्सर्जन की जानकारी। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिएगा, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर ऊपर दिया जाता है। देखिएगा, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया हो जाती है उसके बाद गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक आगे, जैसे जो भी गैस निकलता है वो सूत्र जो होता है या फिर संकेत होता है उसके ठीक आगे तीर ऊपर की ओर दिया जाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 बनाता है, ZnSO4 प्लस H2 बनाता है। यहाँ से हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से बाहर निकलता है, तो यह हाइड्रोजन जो है यह गैस है तो यहाँ से यह हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो यही इस सूत्र के ठीक आगे यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, इसके थोड़ा सटते या फिर थोड़ा आगे तीर ऊपर की ओर दिया जाता है जब ऑक्सीजन निकलता है, कोई गैस निकलता है तब। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिएगा, अवक्षेप बनने की जानकारी हमें कैसे होती है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो उस प्रतिफल के संकेत के ठीक बाद तीर नीचे की ओर दिया जाता है, यानी तीर नीचे की ओर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल जो होता है अवक्षेप के रूप में पृथक से अलग हो जाता है, यानी कि वहां से छन जाता है, वहां उससे कोई भी जलीय विलयन होता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, चीनी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं और इसमें बालू डाल देते हैं,
तो यहाँ पे चीनी पानी इसमें घुल जाएगा, जबकि बालू इससे पृथक हो जाएगा। तो यहाँ पे बालू अवक्षेप के रूप में निकल जाएगा, वही यहाँ से प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो उस प्रतिफल, जो भी प्रतिफल अवक्षेप के रूप में निकलता है, उसके संकेत या सूत्र के ठीक बाद में तीर नीचे की ओर दिया जाता है। जैसे AgNO3 प्लस HCl, ये जो अब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो AgCl प्लस HNO3 बनाते हैं। यहाँ पे AgCl अवक्षेप के रूप में बच रहा है, तो इसके ठीक आगे देखेंगे तो तीर नीचे की ओर दिया हुआ है। ये है अगर अवक्षेप के रूप में बचता है तब, इसकी जानकारी के लिए। 5 नंबर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप ये इतना समझ गए होंगे। 5 नंबर देखिएगा, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी या फिर अभिक्रिया की रंजिएगा अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, या फिर कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दशाओं की जानकारी। तो देखिएगा, इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। यानी देखिएगा, शर्तों की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो इस देखिएगा, ये जो तीर चिन्ह होता है इसके ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, दाब लिखते हैं, ताप लिखते हैं, सांद्रण लिखते हैं, उत्प्रेरक लिखते हैं, आदि शर्त लिख देते हैं। जैसे अभिकारक, कोई अभिकारक जो है या जो भाग ले रहा है, अगर वह अभिकारक ताप के साथ हो रहा है, दाब के साथ और उत्प्रेरक साथ, तो ये तीर के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये क्या बनाएगा 2HCl। मानकर चलिए सपोज डेट ये H2 और Cl2 गर्म होकर के बन रहे हैं। क्या हो रहा है, गर्म होकर के, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में या फिर गर्म, मानकर चलिए ये गर्म होकर के बन रहे हैं। तो यानी कि ये गर्म इसको गर्म किया जा रहा है, इन दोनों को गर्म किया जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तीर के ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, इस तीर के ऊपर। इस अगर दशाओं में दर्शानी है, शर्त दर्शानी है, तो तीर के ऊपर लिखा जाता है। ताप, दाब, सांद्रण या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कोई गैस की अगर कोई सूर्य के प्रकाश में रहे तो ऊपर सूर्य के प्रकाश भी लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आप ये इतना समझ गए होंगे। अब ये देखिएगा, जैसे यहाँ पे यह अभिकारक मानकर चलिए कोई अभिकारक और वह ताप के साथ हो रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग ताप लिखेंगे। लो, इस तीर के ऊपर क्या लिखेंगे, लो ताप लिखेंगे। लो, ठीक है, अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा, कुछ ऐसी अभिक्रिया पाएंगे जिसके ऊपर ये लिखा होता है। ठीक है, वो आप किताब पढ़ेंगे तो हो जाएगा ठीक से। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट 6 नंबर देख ले। तो 6 नंबर क्या, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। यानी कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी हम कैसे पाएंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं से में निर्देशित 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की अगर उत्क्रमणीयता हमें दर्शाना है तो उसके लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन प्लस 3H2, ठीक है, विपरीत दिशा, मतलब पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। ये क्या बनाएगा भाई, 2NH3, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये यानी कि ये दोनों अभिक्रिया करके 2HNA3 बना रहे हैं, यानी कि 2HNA3 भी अभिक्रिया करके ये वाला बना सकते हैं। उत्क्रमणीयता का अर्थ यही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।